आज के मुख्य समाचार। चंबा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोले ढलौसी विधायक DS ठाकुर। भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ता त्रिलोक कुमार ने किया स्वागत। 13 मौतों के बाद व्यवस्था कटघरे में, दलित नेता रवि कुमार ने उठाए तीखे सवाल। मकर संक्रांति पर आस्था और उत्साह का संगम। चिट्टे में संलिप्त लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। शिमला में भारतीय सेना ने मनाया 10वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। मकर संक्रांति पर राधा कृष्ण मंदिर गंज में खिचड़ी वितरण कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत पावन और विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा का पुण्य फल सभी तीर्थों के स्नान दान के बराबर होता है। ऐसे धार्मिक आस्था के चलते इस वर्ष पे यानी बुधवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश भर में श्रद्धा उल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं देखा गया। सुबह से ही पवित्र नदियों, संगम स्थलों और तीर्थों पर स्नान करने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुन्नी क्षेत्र में भी मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। दूर दूर से लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गर्म जल में आस्था की डुबकी लगाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मकर संक्रांति को लेकर सुन्नी बाजारों में भी जबरदस्त पारंपरिक पूजन सामग्री, तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली, गच्चक, देसी गुड़, पूजा कलश, मिट्टी के दीपक, सूर्य देव की तस्वीरें, मूर्तियों और सजावटी सामानों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। ठंड के मौसम को देखते हुए ऊनी कपड़ों की खरीदारी भी खूब की गई। हिंदू मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि तिल गुड़ के सेवन और दान से आपसी प्रेम बढ़ता है और जीवन में मिठास आती है। इसी कारण लोगों ने बढ़ चढ़कर तिल गुड़ का दान किया और अपने घरों में पारंपरिक व्यंजन तैयार किए। स्नान दान के साथ साथ पूजा अर्चना को लेकर पूजा सामग्री की दुकानों पर भी विशेष रौनक देखने को मिली। कई स्थानों पर मंदिरों में विशेष पूजा, तुलादान भी किया जा रहा था। सुन्नी में मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहां लोगों ने जमकर आनंद उठाया। बच्चों और युवाओं के लिए झूले आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं खाने पीने की दुकानों पर भी खूब भीड़ देखने को मिली। पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ स्थानीय स्वादिष्ट पकवानों का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। देश के कई हिस्सों की तरह यहाँ भी मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा निभाई गई। दोपहर होते ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा दिखाई दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने पतंगबाजी का आनंद उठाया और त्योहार की खुशियां साझा की। मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। साथ ही घर घर में खुशहाली और सौहार्द का माहौल भी नजर आया। धार्मिक आस्था, सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक परंपराओं का यह पर्व लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक लेकर आया है। इस वर्ष भी आस्था, परंपरा और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां स्नान दान से लेकर बाजारों की रौनक और मेलों की चहल पहल ने त्योहार को यादगार बना दिया। हरिपुर धार में हुए दर्दनाक बस हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक के साथ साथ आक्रोश भी गहराता जा रहा है। यह हादसा अब केवल एक दुर्घटना ही नहीं, बल्कि सड़क परिवहन और स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों का आईना बनकर सामने आया है। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अब दलित नेता रवि कुमार ने भी सरकार और प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग उठाते हुए तीखे सवाल खड़े किए हैं। रवि कुमार का कहना है कि यदि संबंधित विभाग समय रहते जिम्मेदारी निभाते तो शायद यह हादसा टल सकता था। उन्होंने सड़क विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्दियों में इस मार्ग पर बाला जमना कोई आम बात नहीं है। इसके बावजूद सड़क किनारे नालियों की सफाई, पानी की निकासी और चेतावनी बोर्ड लगाने जैसे बुनियादी इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने पूछा है कि जब विभागों को हालात का अंदाजा था तो सावधानी क्यों नहीं बरती गई। रवि कुमार ने आरोप लगाया कि घाटे का हवाला देकर कई रूटों पर सरकारी बस सेवाएं बंद कर दी गई है, जबकि
जबकि उन्हीं मार्गों पर निजी बसें धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह निर्णय जनहित में है या किसी खास निजी बस संचालक को लाभ पहुंचाने के लिए। जब निजी बसें चल सकती है तो सरकारी बसें क्यों नहीं? निजी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां, छत और गलियारे तक यात्रियों को बैठाने की शिकायतें आम है, लेकिन परिवहन विभाग की कार्यवाही ना के बराबर रहती है। रवि कुमार ने कहा कि एचआरटीसी की बसों को घाटे के नाम पर बंद किया जाता है, लेकिन निजी बसों की अनियमितताओं पर आंख मूंद दी जाती है। क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव या विशेष लाभार्थी है? साथियों, आज मैं अहम सवाल लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार और परिवहन निगम के सामने आया हूं। हरिपुरदार हादसा कोई मजाक नहीं है और इस हादसे में फ़ोटो खिंचवा ली गई है। घायलों से मिलकर, पीड़ितों से मिलकर दुख व्यक्त कर लिया गया है। सबने, जो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, सबने फ़ोटो खिंचवाकर अपने अपने पेज पर लोड कर लिए और अच्छे खासे व्यूज़ भी मिल गए हैं। नेताओं की बल्ले बल्ले भी हो गई है। लेकिन इस दुख की घड़ी में एक बहुत बड़ी चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हादसे में 14 लोगों की जान गई है, 62 लोग घायल हैं। और ये किसकी वजह से ये हादसा हुआ और इसमें कौन फेलियर है और लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ है, आज बात होगी। हरिपुर बस हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में केवल शोक ही नहीं बल्कि सड़क परिवहन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि पूछ रहे हैं कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था? अगर हाँ, तो लापरवाही किस स्तर पर हुई? सवाल नंबर 1, सड़क विभाग की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं? स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग को यह भली भांति पता होना चाहिए था कि सर्दियों में इस मार्ग पर पाला जमता है। सड़क किनारे नालियों से पानी की निकासी सही नहीं थी और जिसके कारण हादसे वाली जगह पर पानी जमा हुआ और उस पर बर्फ जम गई। सवाल ये नहीं है कि यदि समय रहते सड़क की सफाई, नालियों की मरम्मत और चेतावनी बोर्ड लगाए जाते तो ये हादसा टल सकता था। सवाल नंबर 2, घाटे का हवाला देकर सरकारी बसें बंद, फिर प्राइवेट बसें क्यों? स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया सरकार द्वारा कई रूटों पर सरकारी बस सेवाएं घाटे का हवाला देकर बंद कर दी गई, जबकि उन्हीं रूटों पर प्राइवेट बसें धड़ल्ले से चलाई जा रही थी। क्या ये निर्णय जनहित में है या फिर किसी निजी बस संचालक को लाभ पहुंचाने के लिए? सवाल नंबर 3, प्राइवेट बसों में नियमों की अनदेखी क्यों? अक्सर देखा जाता है कि निजी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां, छत और गलियारे तक यात्रियों को बिठाया जाता है, लेकिन परिवहन विभाग की कार्रवाई ना के बराबर रहती है। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों को हमेशा घाटे का हवाला देकर बंद किया जाता है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव या विशेष लाभार्थी है? सवाल नंबर 4, लंबे रूट, एक ही चालक परिचालक, कौन जिम्मेदार? शिमला शिलाई, शिमला टिम्बी और अन्य लंबे रूटों पर चलने वाली बसों में अक्सर एक ही चालक और एक ही परिचालक सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं। क्या थकान भी हादसों का कारण नहीं बन सकती?
ढलौजी के विधायक DS ठाकुर ने चंबा में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को स्वीकृति दिया जाना ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व का निर्णय है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आया है, जिससे देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। विधायक DS ठाकुर ने बताया कि इस अधिनियम के तहत अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों तक मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी, जो पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिरता बढ़ेगी और पलायन पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम केवल रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत सृजित होने वाले रोजगार को उत्पादक, टिकाऊ, जलवायु अनुकूल परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा गया है, जिससे गाँव में दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो सके। 2005 में इसका नाम जो था नरेगा के नाम पे था कांग्रेस सरकार के टाइम में। 2009 में फिर इसका नाम जो है मनरेगा रखा गया। तो कांग्रेस वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि जी हमारे महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी का नाम चेंज करके इन्होंने जी राम जी रख दिया है। इस मनरेगा के एक्ट में जो मोदी सरकार ने अब नया जो कार्य शुरू होंगे, जैसे हमारे भवन बनेंगे, सड़कें बनेंगी और जल स्रोत बनेंगे, जिससे जो पानी का स्तर नीचे कम हो रहा है उसका भी उसमें रोज़गार के साधन रखे गए हैं। और साथ में इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि हमारे जो गांव का विकास हो, विकसित भारत हो, इसमें तभी हम आगे बढ़ेंगे, भारत आगे बढ़ेगा जब गांव का विकास होगा। 2025 में जो अब नया जो एक्ट आया है उसमें जो हमारे लोगों को रोज़गार के अनेकों साधन जो उपलब्ध होंगे वो जो हैं जो पहले नहीं थे उसको आगे इस एक्ट के प्रावधान से मिलेंगे। हम अब जैसे हिमाचल प्रदेश जो हमारी पहाड़ी राज्य हैं उसमें 90-10 की ही रेशो है, पर जो कांग्रेस वाले ने जो इस पर प्रचार किया है कि अब जो है 60-40 की रेशो होगी, ऐसा नहीं है। जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें 90% जो है केंद्र सरकार देगी और 10% जो है इसमें प्रदेश सरकार का परसेंटेज रहेगी, और जिससे जो है हमारे पूरे गांव का विकास होगा, जिसमें हर वर्ग जो इसमें उसका उनको लाभ मिलेगा। और साथ में जो हमारे मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं वो हमारे गरीब किसान बागवानों के लिए हैं, और इसमें जो है रोज़गार के साधन के साथ साथ जो है अनेकों कार्य भी गांव में होंगे। अब जो है मोदी सरकार ने जो इसमें अमेंडमेंट की है कि पंचायत स्तर पे ही ग्राम सभा में जो है 50% जो कार्य हैं उसी में ही जो डिसाइड करेगी ग्राम सभा, और वही कार्य शुरू होंगे। अब 50% जो कार्य तुरंत जो शुरू होंगे, पहले जैसे ग्राम सभा से पास होता था उसके बाद जिला में आता था, उसमें ऐसा भी कोई अब प्रावधान नहीं है। साथ में जो कांग्रेस सरकार ने जो पिछले अपने कार्यकाल में जो उन्होंने इस एक्ट में जो प्रावधान किए थे, अब जो नया एक्ट आया है इसमें जो अब हमारे लोगों को जो है काफ़ी इसमें रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। पर जी राम जी से कांग्रेस को बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि महात्मा गांधी जी जब वो इस देश को आगे बढ़ाने में
और गांव का विकास कैसे हो, उसको मोदी जी ने विकसित भारत के का नाम दे के इसको आगे बढ़ाया है। स्वच्छता के ऊपर काम किया है और जितने हमारे शौचालय थे जो काफ़ी गांव में नहीं बनते थे, करोड़ों शौचालय जो है मोदी जी ने बना के दिए हैं। तो कांग्रेस ये बात नहीं कहती कि भाई महात्मा गांधी जो थे, जिनका जो सपना था वो मोदी जी ने उसको पूरा करने में, पूरे भारतवर्ष को आगे लाने में पूरा प्रयास किए हैं। और भारतवर्ष जो है आज हमारा पूरे विदेशों में जो है उसका नाम है। आज हमारी भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, पर कांग्रेस को ये हाजम नहीं हो रही है। वो अपने गरीब लोगों का जो है विकास नहीं चाहती है, जबकि मोदी जी जो है हर गरीब किसान बागवान की आय दुगनी हो और हर किसान जो है अपनी आय दुगनी करे। अपना किसान सम्मान निधि जो है हर के खाते में पड़ रही है। करोड़ों घर जो है मोदी जी ने गरीबों को दिए हैं, ये कांग्रेस वालों को हाजिब नहीं हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी दिनों में 5 दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इससे प्रदेश में लंबे समय से जारी सूखे के क्रम के टूटने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार फिलहाल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर और कोहरे का असर बना हुआ है। राज्य में करीब 20 स्थानों पर रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इनमें से 6 स्थानों पर तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि 2 स्थानों पर तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। आज राजधानी शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन भट्टी, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में शीतलहर दर्ज की गई। वहीं ऊना और पांवटा साहिब में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 15 जनवरी तक प्रदेश में मौसम सामान्य साफ रहने के आसार है। हालांकि 15 जनवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 16 से 20 जनवरी के बीच राज्य के मध्य और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। एक दो स्थानों में स्नोफॉल हो सकती है हल्की, और एक दो स्थानों में बारिश हो सकती है। इसी दौरान जो हमारे जो क्षेत्र हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, सोलन, शिमला है, यहाँ पे क्लाउडिंग ज़रूर होगी। हालांकि 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, परंतु बारिश की संभावनाएं कम है। तो ये जो एक्टिविटी है जो 16 तारीख को सक्रिय होगी, इसका प्रभाव केवल जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर और आपके चंबा में रहेगा, और जो कांगड़ा है, कुल्लू है और मंडी, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और अगर तापमानों की बात करें, जो न्यूनतम तापमान है सबसे कम लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड किए गए, जहाँ पे सबसे कम -5.1 था। इसी दौरान हमारे कुछ एक क्षेत्र जिसमें भुंतर, सुंदरनगर, सोलन है, साथ में सीहोबाग, कुल्लू, यहाँ पे जो तापमान है अर्ली मॉर्निंग के वो 0 के आसपास रिकॉर्ड किए गए हैं। परंतु इसमें कुछ एक पॉकेट है, शिमला है, कल्पा है, जहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है उस सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अभी ओवरऑल आगामी 2 दिनों में तापमानों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, और संभावना ये है कि कल की मॉर्निंग और परसों की मॉर्निंग में जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा का जो, जैसे मैंने कहा कि जो 16 तारीख को जो WD प्रदेश को अप्रोच कर रहा है, इसका प्रभाव मुख्यतः जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, यहाँ पे हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है कुछ एक क्षेत्रों में। और जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जिसमें हम बात करें, कांगड़ा है, कुल्लू और मंडी, यहाँ पे हाई रिजेस में हल्की बर्फबारी हो सकती है, वो भी एक दो स्थानों में ही। और जो बारिश भी है, जो 3 डिस्ट्रिक्ट में बताया, जिसमें मुख्यतः कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हो सकती है। परंतु जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन है और शिमला, यहाँ पे इसी दौरान बारिश की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि क्लाउडिंग ज़रूर होगी, परंतु अभी जो स्पेशली जो प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जो मैक्सिमम एरिया, वहाँ पे अभी बारिश की संभावना 20 तारीख तक कम है। देखिए, आज सुबह भी ऊना में स्पेशली डेंस फॉग रिपोर्ट किया गया, पांवटा साहिब में भी फॉग रिपोर्ट किया गया, साथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो बद्दी बेल्ट है, कांगड़ा का जो पठानकोट के आसपास का क्षेत्र जिसमें ज्वाली, इंदौरा, फतेहपुर आता है, वहाँ पे भी फॉग रिपोर्ट की जा रही है। और आगामी 2 दिनों मतलब कल की मॉर्निंग में, परसों की मॉर्निंग में संभावना है कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में एक तो फॉग पड़ने की संभावना बनी रहेगी। और जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो भाखड़ा बांध के आसपास है, जो बल वैली, वहाँ पर भी फॉग हो सकती है लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। और साथ में जो शीतलहर, जिसमें जो स्पेशली जो हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा है, यहाँ पे 1-2 पॉकेट्स में भी जो शीतलहर बनने की संभावना अभी बनी हुई है आगामी 2 दिनों के दौरान। फिर जैसे ही 16 तारीख से WD अप्रोच करेगा तो उस समय फॉग की पॉसिबिलिटी कम रहेगी और शीतलहर की जो पॉसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि न्यूनतम तापमान है वो ग्रेजुअल राइज करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लेने की तैयारी ली है। चट्टा हेरोइन तस्करी में संदिग्ध लोग अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बुधवार को शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव को 19 जनवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। मंत्री ने साफ कहा कि जिन लोगों ने चट्टे के अवैध कारोबार में संपत्तियां खरीदी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि चिट्टे के खात्मे को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। नशे के खिलाफ लड़ाई को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए 21 और 22 जनवरी को प्रदेश की पंचायतों में एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा होगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि चिट्टा तस्करी की सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा ताकि लोग बेखौफ होकर नशे के कारोबार के खिलाफ आगे आए। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की करीब 264 पंचायतें चिट्टे की समस्या से अधिक प्रभावित है। इन इलाकों में विशेष निगरानी और अभियान चलाए जाएंगे। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पंचायत स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी जो ब्लॉक, उपमंडल, जिला और अंत में राज्य स्तर पर होगी। उनका कहना है कि खेल गतिविधियों से युवाओं को सकारात्मक दिशा मिलेगी और नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से काम करवाना आना चाहिए। कोई भी अधिकारी कभी लीगल काम करने से इनकार नहीं करता। इस तरह अधिकारियों के खिलाफ बयान देने से उनका मनोबल टूटता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकांश अधिकारी बाहरी राज्यों से है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वे किसी तरह की परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कोई भी अधिकारी कानूनी काम को नहीं रोकता है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अधिकारी सरकार के संदर्भ के रूप में काम करते हैं और वे किस राज्य से संबंध रखते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 2016 के बाद प्रदेश में कोई नया IAS अधिकारी नहीं आया है और IAS व IPS अधिकारी UPSC जैसी कठिन परीक्षा पास करने के बाद बनते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले अधिकारी भी अन्य राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए बाहरी कहकर अधिकारियों पर सवाल उठाना सही नहीं है। सरकार का संदेश जो है पब्लिक तक आप लोगों के द्वारा ही जाता है। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा, चिट्टे को लेकर सरकार गंभीर है, नशा है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आला अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई थी और यही डिसाइड किया है कि 21 एंड 22 ऑफ जैन पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायत का जनरल हाउस इसी विषय में होगा कि उसको रोकथाम उसकी कैसे करी जाए। उसमें जो नोडल ऑफिसर है वो प्रिंसिपल जो है नियरेस्ट स्कूल के, उस पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, उनको नोडल ऑफिसर्स बनाया जाएगा। जो कोई इसकी जानकारी देगा उसको जो है इंसेंटिव जो है दिया जाएगा, उसकी सूचना जो है गुप्त रखी जाएगी। कुछ लोगों को पैसे जो है गुप्त सूचना के आधार पे जो लोग पकड़े हैं उनको भी ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो और इस चीज़ को यही एक तरीका है, मैं समझता हूँ कि चिट्टे का रोकथाम जो है करा जाए। और अवेयरनेस सबसे बड़ी बात, पंचायत वाइज अवेयरनेस। स्टेट ने डाटा इकट्ठा किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस ने पूरा स्टेट का डाटा इकट्ठा किया है। करीबन 3577 ग्राम पंचायतों में से 264 ग्राम पंचायत जो है वो और नेबरिंग एरियाज की, बॉर्डर एरियाज की, वो ज़्यादा इससे प्रभावित है। अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे याद है तो लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के IAS वो 2016-17 में, 15-16 में आए थे लास्ट। उसके बाद कोई हमारे IAS ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से नहीं आए। UPSC की परीक्षा होती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग इसमें बैठते हैं और करीबन पर ईयर जो है करीबन 200 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। पूरे देश में लाखों लोगों के करीबन 34 लाख 35 लाख लोग मिनिमम जो है एग्ज़ाम देते हैं और उनको कैडर जो है वो एलोकेट होता है। हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो कई दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बाहरले स्टेट्स में, हमारे हिमाचल के IAS अधिकारी UPSC से चुन के आए
उसमें चुने गए हैं वो दूसरी स्टेट में सेवाएं दे रहे हैं। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे अधिकारी सेवा दे रहे हैं, जो बाहरली, वो नो मैटर व्हाट कौन से उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूँ कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। हो सकता है कोई जो फंड की बात करी है कि फंड जो है वो प्रॉपर एलोकेशन जो है वो नहीं हो रही। फाइनेंस आपको पता है, फाइनेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे मैनेज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है आज की डेट में। और ये बोलना, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में। और आज तक हमारे मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बाहरली स्टेट के सर्व करे हैं, चाहे वो CEO हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं। आज तक हमारे को तो कभी दिक्कत आई नहीं है किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अपितु किसी भी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश के। तो एक होता है काम कराने का भी एक टैक्ट होना चाहिए, न केवल अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर हम लोग डाल दें, ये उचित बात नहीं है। अधिकारियों का मनोबल जो है वो भी गिरता है और सरकार की जो छवि है वो भी एक कहीं ना कहीं धूमिल होती है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कांग्रेस पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब लगभग 100 परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता त्रिलोक कुमार ने नए सदस्य को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया और उन्हें भाजपा की नीतियों एवं विचारधारा से अवगत कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए त्रिलोक कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर लोग बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जबकि कांग्रेस जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रही है। त्रिलोक कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान प्रदेश और देश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि इन परिवारों के भाजपा में शामिल होने से पालमपुर क्षेत्र में संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। मुझे संदेह है कि ये सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। मुझे शंका है इस बात की, और मेरी शंका जो है वो कभी भी असफल नहीं होती, वो सफल होती है। आने वाले जब भी कुछ समय होंगे तो आपको ये मेरा भाषण याद आएगा। लेकिन फिर भी एक तरफ रख दो, हम इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल ही मानकर चलते हैं। लेकिन मित्रों, क्या कभी किसी प्रदेश में या किसी ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, लेकिन मैं लगातार 6 महीने से देख रहा हूं पालमपुर का कोई ऐसा भूभाग नहीं है, ऐसा कोई पंचायत और गांव नहीं है जहां से कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के क्रम में लगातार आगे आ रहे हैं। उसको काम करने में ऊर्जा मिलती है। और निश्चित तौर पर आज जो 129 परिवार ये देख रहे हो जो पटके सबने पहने हुए हैं, ये सामने उदाहरण नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुझे भी जानकारियां प्राप्त हो रही है कि पिछले दिनों चाहे वो गोपालपुर का विषय था या जयराम ठाकुर जी के जन्मदिन के कार्यक्रम का विषय था, 1-2 परिवार ऐसे आए कि हमारे कांग्रेस के मित्र उन तक पहुंच गए, पूछा और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए। उन्होंने सीधे कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। मेरा इत्यादि अमाउंट मैं इतना दुखी, मैं इतनी दुखी थी, मैं 10 बार आपके पास गई, आपने मेरी बात नहीं सुनी, और आज उस अमाउंट का 5 गुना जो है वो अमाउंट खड़ा हो गया, तो मैं क्या करती, मेरे पास क्या रास्ता था। मुझे सब लोगों ने कहा कि भाजपा के लोग सच्चे साफ सुथरे होते हैं, जो अगर कह देंगे तो पक्का होता, मैं चलेगी। और मुझे अभिनंदन किया, उन्होंने स्वागत किया। हमारे माननीय गए उनके पास, और अमाउंट कितना था आप सोच नहीं सकते हैं।
कि कोई बात नहीं, ये जितना नोट मैं दूंगा आप अपना फैसला बदल लो। दबाव बनाया, दबाव बनाकर सोशल मीडिया में फोटो तैयार की और यहां की फोटो, उसके फोटो के साथ उसको क्लब किया। फिर हमारे लोगों ने बातचीत की, ये क्या हुआ? बोलते मुझे भरोसा दिया है, बोलते हमारे लोगों ने बड़े मन कहा कोई बात नहीं, आप जहां भी वहां रहो, लेकिन आपका काम होना चाहिए। हमारी सहानुभूति आपके काम के साथ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वहां कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जिन लोगों का परिचय क्या हो गया, झूठ बोलना। क्या ये सच नहीं है कि झूठ बोलकर प्रदेश की सत्ता में आए थे? ये सच है कि नहीं है? बोलो, सच है नहीं? इन्होंने कहा था ना कि हम हर बहनों के खाते में 1 तारीख को 1500 रुपए डालेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? प्रियंका जी ने कहा था, अलका लांबा जी ने कहा था, सुक्खू जी ने कहा था, हमारे जो प्रदेश के इनके नेता हैं और मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा था, रानी प्रतिभा सिंह जी ने कहा था, और यहां तक कुल्लू के एक विधायक हैं सुंदर सिंह जी, उनका तो सोशल मीडिया में भी आता है, एक गुल्ली तब 1500, दूरी गुल्ली तब 3 गुल्ली तब 4500, तो 4 गुल्ली तब 6000। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मित्रों, तुम मुकर सकते हो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी डिलीट हो सकती है। तुमने हिमाचल प्रदेश की 26 लाख बहनों को तुमने ठग कर हिमाचल की सत्ता काबिज की है। तुमको मेरी प्रदेश की मातृशक्ति कभी माफ नहीं करेगी, ये आज के मंच के जरा कहना चाहता हूं। भारतीय सेना द्वारा शिमला स्थित मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान आरटेक में आज 10वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के बलिदान, सेवा और गौरवशाली विरासत को श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, सेवानिवृत्त सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारजनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मान देना और युवा पीढ़ी को उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित करना था। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत उनके अनुशासन, साहस और बलिदान की भावना में निहित है। सेना अधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व सैनिक न केवल देश की रक्षा में अहम भूमिका निभा चुके हैं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज निर्माण और राष्ट्र सेवा में निरंतर योगदान दे रहे हैं। उनका अनुभव और अनुशासन आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम के अंत में सेना अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना हमेशा अपने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस न केवल सम्मान का प्रतीक है, बल्कि यह सेवा, बलिदान और एकजुटता के उस परंपरा को भी मजबूत करता है जिस पर भारतीय सेना को गर्व है। व्यक्तिगत तौर पे मुझे भूतपूर्व सैनिक शब्द से आपत्ति है। मेरा ये मानना है, एक बार कोई भी सैनिक सेना से जुड़ जाता है, वो भले ही एक्टिव सर्विस से रिटायर हो जाए, पर उसके अंदर से सेना बाहर नहीं निकल सकती। तो आप मेरी तरफ से कोई भी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक नहीं है। यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सभी सैनिक हैं, क्योंकि ये एक जिंदगी का एक तौर तरीका, जिंदगी का एक रवैया, एक बार जिसमें इंसान एक बार ढल जाता है, वो उसको मरते दम तक उस माहौल से बाहर नहीं निकल सकता। पुरानी कहावत है कि आप एक फौजी को फौज से निकाल सकते हैं, बट सैनिक के अंदर से फौज को बाहर नहीं निकल सकते। हमारी जो शैली है सेना में, वो बाकी किसी और व्यवस्था के बराबर नहीं है। जिस किस्म के ताल्लुकात हम सेवा में रहते हुए और सेवा छोड़ने के बाद जब जाते हैं, ये जिस किस्म का रिश्ता, हमारा अटूट रिश्ता
जो अपने पुरानी पीढ़ी के साथ रहता है, उसकी बराबरी और किसी भी और व्यवसाय में आपको नहीं मिलेगी देखने को। आज की तारीख में आज मैं सेवा में हूँ, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है जब मैं भी सेवा से निवृत्त हो जाऊँगा, मैं किसी भी यूनिट में जाऊँगा कभी और मैं बोलूँगा भाई मैं फलाने यूनिट से था, ये मेरी नौकरी थी, तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछता है कहाँ थे, क्यों थे, बताइए ये वो, या हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप अगली यूनिट में जाइए, ऐसा आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। और ये एक ऐसी शक्ति है जिसमें दोनों तरफ के लोग जो हैं उनकी इसमें सहमति है। चाहे आप उस तरफ खड़े हैं अभी या मैं इस तरफ खड़ा हूँ आज भी वर्दी पहन के, अगर हम लोग इस चीज़ में साथ में मिलके नहीं चलेंगे, इसका आपको खास तौर पे मकसद समझना चाहिए। सेना का काम है देश की रक्षा करना, और उस रक्षा में चाहे वो अंदरूनी खतरों के लिए है, चाहे बाहरी खतरों के लिए है, उसमें हर सैनिक ने एक प्रण लिया है कि चाहे मैं उसके लिए उसको उसकी जान भी न्यौछावर करनी पड़े, वो काम करने के सक्षम है, इच्छुक है, काबिल है। अगर ये प्रवृत्ति हमने आगे आने वाली जनरेशन के लिए लेके जानी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पिछली जनरेशन See, firstly, two things you asked me. First is about the event, that is the Veterans Day. Formally, this is the 10th Veterans Day that we are celebrating. 10 years back, this day was nominated as the day where we would interact with the veterans. It was chosen as the day prior to celebration of the Army Day. The symbolism of that is, before we think of the army, we need to first think of our veterans. So that is how the inception of this happened. Tomorrow we celebrate the 78th Army Day, and prior to that is what we are celebrating. The main aim of this is to connect with the veterans, though we are connected with them throughout the year, but this is one occasion formal where we want to reach out to them, thank them for their service, and also seek from them any guidance that they have for us with their experience, and any issues in their personal or collective welfare where we could probably assist them in doing what they're doing. As far as the special significance to Himachal is concerned, I mean, it's a matter of great pride that probably Himachal as a state has always had a martial tradition. I do not think there is any family in Himachal which does not have some member in the armed forces. So as far as the heartbeat of Himachal is concerned, it beats very close to the military fraternity. Everybody, and even those who are not in the military, are very, very closely aligned to the military and have tremendous respect and support for the armed forces. And to that we are extremely grateful. If you go back in history, I think the number of lives that have been sacrificed by people from Himachal to maintain the security and integrity of this nation is commendable, and we salute all of them. मकर संक्रांति के पावन एवं शुभ अवसर पर शिमला के राधा कृष्ण मंदिर गंज में खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और सेवा भाव के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय लोगों ने सहभागिता कर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में शामिल हुए संजय सूद ने कहा कि मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सेवा, दान, त्याग और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेवा कार्य समाज में आपसी भाईचारे और सद्भावना को और अधिक मजबूत करते हैं। जय सूद ने कहा, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राधा कृष्ण मंदिर गंज में आयोजित खिचड़ी वितरण कार्यक्रम में सहभागिता कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस अवसर पर उन्होंने समस्त शिमला शहर वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही
कामना की कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आए तथा समाज सेवा और संस्कारों के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहे। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भगवान राधा कृष्ण के दर्शन कर पूजा अर्चना की और खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति एवं स्थानीय सेवा भावी लोगों का सराहनीय योगदान रहा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जनता को भी और सबको, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की जो है बधाई देना चाहूँगा। और बहुत ही पावन पर्व है, हम सब जानते हैं, मगर साथ ही क्योंकि आज एकादशी भी है, इसलिए सनातन धर्म सभा मंदिर में जो है वो व्रत वाले चावल होते हैं उसकी खिचड़ी बनाकर स्पेशल आयोजन जो है वो आज किया गया है। और आप देख ही रहे हैं कि बहुत से भक्तजन जो है वो मंदिर में जो है आए और साथ ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।